में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गया के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं दक्षिण बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल आर्स हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत निश्चल जी, गया शहर के मेयर श्री वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी, साथ में सामने इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित चिकित्सकगण, इस विद्यालय की संस्थापिका एवं आदरणीय हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शांति देवी जी, डॉक्टर संजीव प्रकाश जी फेमस डेंटल सर्जन, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी फेमस पेडियाट्रिशियन, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी फिजिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर उज्जवल जी जो हमारे मित्र भी हैं फेमस डेंटल सर्जन, डॉक्टर धनंजय धीरज जी हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट गया कॉलेज गया, प्रोफेसर डॉक्टर रुपेश कुमार जी सीनेट मेंबर, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नगर संचालक आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, सम्मानित प्रेस के हमारे अभिभावक एवं बंधुगण, प्राचार्य महोदया, शिक्षक शिक्षकेतरगण एवं हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, साथ साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं कि यह शांति निकेतन का वार्षिकोत्सव सह विदाई समारोह कार्यक्रम है। इस विद्यालय की शुरुआत 2004 में किडजी के नाम से की गई थी। उस समय जब विद्यालय प्रारंभ करने की कल्पना की गई थी तो उस समय हमारे मित्र एवं शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवनीत निश्चल जी का ही सलाह था कि विद्यालय खोला जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो मैं उनसे क्वेश्चन किया था कि यह किडजी जो है वह 2 वर्ष के बच्चों का नामांकन लेता है और गया शहर में 2 वर्ष का बच्चा भी स्कूल जा सकता है, 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जा सकता है। इसकी कल्पना 2004 में नहीं थी। अब तो गली मोहल्लों में स्कूल है, कल्पना भी नहीं थी। तो हमारे डॉक्टर नवनीत निश्चल जी ने बहुत आत्मविश्वास से मुझे बोला कि नहीं, विद्यालय प्रारंभ कीजिए कि एक नया चीज है, नया चीज शुरुआत हम ही लोग कर सकते हैं। और उनका साथ मिला और हम लोगों ने इस विद्यालय की शुरुआत की जो किडजी के नाम से शुरू हुआ था। छोटे बच्चों का छोटा स्कूल था। मुझे वह दिन याद है, मैं बसंत पंचमी को ही जनरली इस विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ करता था और जब छोटे बच्चों का छोटा स्कूल हुआ करता था और मैं यही बात हमेशा रिपीट करता था कि छोटे बच्चों का छोटा स्कूल है, तो उस समय के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उस समय मगध प्रमंडल के कमिश्नर थे डॉक्टर के.वी. रमैया जो आयुक्त थे, तत्कालीन आयुक्त थे। वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जब मैंने संबोधन किया कि आपका इस छोटे बच्चों के छोटे स्कूल में स्वागत है, जब उनकी बारी बोलने की आई तो बोले कि हरिप्रपन्न जी एक कमिटमेंट कीजिए कि जिस विद्यालय में छोटे बच्चे पढ़ते हैं वह कभी छोटा नहीं हो सकता। तो छोटे बच्चों का स्कूल होगा लेकिन वह छोटा नहीं होगा। बाकी सभी लोगों का ब्लेसिंग्स, आप लोगों का निरंतर कोऑपरेशन से यह विद्यालय अब 10+2 तक आया। अरे गया शहर का पहला विद्यालय था जो 10+2 में तीनों सब्जेक्ट का एफिलिएशन मिला था। अब तो और भी विद्यालय को मिल गया। सीबीएसई का नया नियम भी आ गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया कि सब्जेक्ट मायने नहीं रखना है, जिसको जो मन है वह ले सकता है। लेकिन जब +2 की मान्यता आज के 5-6 साल पहले मिली इसे, तो तीनों विषय ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस में पहला शांति निकेतन एकेडमी को ही मिला, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस उस समय तक किसी विद्यालय का शहर में नहीं है। आज भी गोविंदपुरम रौना में 6 एकड़ का कैंपस है जो बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल के पास है। पहले इस स्कूल को जाना ही जाता था कि यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्रेन स्कूल में आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि क्रेन स्कूल में एडमिशन
पहले बहुत लोगों का एक सपना हुआ करता था और वहाँ एडमिशन बहुत टफ हुआ करता था। तो तत्कालीन जो फादर जोसेफ थे, राज थे, फादर जोस, उसके बाद जोसेफ राज आए, तो उन्होंने सोचा कि जो बच्चे हम बाहर से लेते हैं उनको तैयार करने में कुछ समय लगता है। हम तो लेते हैं घंटा 1 घंटा का टेस्ट में क्लास 1 में, लेकिन उसके बाद फिर नरेश करना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है। बच्चे हमारे डिसिप्लिन हमारे अनुसार बन नहीं पाते हैं, बाद में दिक्कत होता है। तो उन्होंने उस समय डिस्कस किया था मुझसे, जबकि मेरे स्कूल खोलने और चलाने में मेरे वो आदर्श रहे हैं, वह मित्रवत व्यवहार करते थे, लेकिन मैं उनको गुरु ही मानता था। तो वह हमेशा बोले कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जो बच्चे बाहर से लेते हैं वो तो लें, लेकिन कुछ बच्चा अपने स्कूल से भी ले। तो मैं बोला वो कैसे संभव है? तो मैं कैंपस सिलेक्शन आपके यहाँ के करूँगा। अब कैंपस सिलेक्शन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, यह तो समझ में आता है। क्लास 1 के लिए भी कैंपस सिलेक्शन हो, यह सरप्राइजिंग था, आश्चर्यजनक था। फिर मुझे इस बात का थोड़ा अच्छा भी लगा कि शायद हमारी गुणवत्ता को इन्होंने पहचाना। उस समय भी शहर में बहुत सारे स्कूल थे, उनको कैंपस सिलेक्शन के लिए नहीं चुना गया, मुझे ही चुना गया, तो बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो उन्होंने कैंपस सिलेक्शन 2006 में हमारे विद्यालय में शुरू किया कि जो यूकेजी के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे उनका टेस्ट को खुद आके लेते थे हमारे स्कूल में, और वहाँ से जो बच्चे चयन होते थे, जो सीट बचती थी, उसके बाद शहर के बच्चों को लिया करते थे। वह निरंतर 3 साल तक चला। फिर सरकार की पॉलिसी बदली कि टेस्ट नहीं लेना है, फिर बहुत सारा चेंजेज हुआ, तो फिर लॉटरी सिस्टम वगैरह वो किए, तब भी आज भी हमारे स्कूल के मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन किसी न किसी माध्यम से वहाँ होता रहता है। लेकिन पेरेंट्स गार्जियन की यहाँ की क्वालिटी गुणवत्ता को देखते हुए यह ध्यान दिया गया कि नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके यहाँ, हम क्यों यूकेजी या एलकेजी में वहाँ जाएँ या 1 में वहाँ जाएँ। तब जाके हमने इसे बढ़ाया और जितने भी हमारे सहयोगी सामने बैठे हैं सभी लोगों ने सहयोग किया और इस विद्यालय को 10+2 तक पहुंचाया, जो तीनों विषय में मान्यता है। अब गुणवत्ता का यही रहा कि पहले 10th और 12th में ही नंबर का व्यवस्था हम लोग करते थे, लेकिन अब पिछले साल 2023 में सुन के आपको गर्वान्वित होगा कि मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल के 10th और 12th के 95% प्लस नंबर लाए। प्लस 2 बच्चों का नीट में, एक का 651, दूसरा का 675 नंबर आया, जिनका IIMS में एडमिशन हुआ, और दूसरा एक और उत्तर प्रदेश के एम्स में एडमिशन हुआ। IIT में भी 2 बच्चे का चयन हुआ। तो अब सीनियर सेक्शन में भी हमारे टीचर, हमारे फैकल्टी जो मेहनत कर रहे हैं, उससे बच्चों का रिजल्ट सीनियर में भी काफ़ी अच्छा होते जा रहा है और हो रहा है। इसके लिए मैं जो भी टीचर्स हमारी मेहनत की है उनको मैं खूब दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ऊर्जा और ज्ञान और बुद्धि बनी रहे, कि बच्चों को निरंतर ऐसे ही वो मेहनत करके तराशते रहें, ताकि वो बच्चे आगे जाके बढ़िया करें। दूसरी बात कि जो बच्चे का अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, वह निरंतर सर्दी के मौसम में ठंड के कारण 26 जनवरी तक कंटिन्यू स्कूल बंद था, कार्यक्रम हो नहीं पाया था। अभी जाकर हम लोग बसंत पंचमी में सोचे थे इस कार्यक्रम को कराएंगे, लेकिन बसंत पंचमी में भी दिन भर का मौसम हम लोगों को साथ नहीं दे पाए। बच्चे हतोत्साहित हो जाते कि कार्यक्रम नहीं हुआ, बहुत मेहनत किए थे, बहुत तैयारी किए थे। तो वह कार्यक्रम एनुअल फंक्शन कम फेयरवेल के रूप में आज आपके सामने लोगों ने प्रस्तुत किया है, बच्चों ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए जितने भी हमारे शिक्षक, टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, जो टीम मेहनत किया, सब लोगों को दिल से आभार और दिल से धन्यवाद। भगवान उनको ऊर्जा दें कि इसी तरह से वो आगे भी वो करते रहें। दूसरी बात कि मैं आप लोगों से, अभिभावक लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो बड़े बच्चे हो रहे हैं वो थोड़ा ठीक है, पढ़ रहे हैं अच्छा, थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन से डाइवर्ट हो जाए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ के लिए क्या कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए, वह साइंटिस्ट थे, वह एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और जो पूरे वर्ल्ड का खुखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन हुए, वह भी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। तो मुझे APJ अब्दुल कलाम चाहिए, इसके लिए अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन में आप लोगों का सहयोग चाहिए। सरकार ने ऐसा हाथ पैर बांध रखा है नई शिक्षा नीति और बाकी पद्धति में, हम बच्चों को के ऊपर हार्श एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन तो दे सकते हैं, एक इन्वायरमेंट तो प्रदान कर सकते हैं। वह आसपास आपके इन्वायरमेंट से वह कहीं ना कहीं वो सीखेंगे बच्चे। हमारे यहाँ 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रहते हैं, 15 से 18 घंटा आपके पास रखते हैं। थोड़ा मैं सीनियर सेक्शन के बच्चों को, खास करके उनके पेरेंट्स से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बच्चों पर निगरानी रखें, बच्चों पे चौकस रहें। आजकल देख रहे हैं कि लोग अपने
लाइफ सेक्रीफाइस करके बाहर भी बच्चों को भेज रहे हैं, तो अपने फैमिली के सदस्य को बच्चों के साथ रख रहे हैं। तो थोड़ा सारा पूंजी आपका बच्चा है, आप क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, वह बाद में काम नहीं आएगा। बाद में काम यही धरोहर आएगा आपके लिए भी और इस देश के लिए भी। वह बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, यह राष्ट्र का धरोहर है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए भी संभाल के रखें और राष्ट्र के धरोहर के लिए भी संभाल के रखें। तो थोड़ा डिसिप्लिन से जो डाइवर्ट हो रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं इस मामले में हमेशा सख्त रहा हूँ। किसी को सस्पेंड करता हूँ, किसी को टीसी का वार्निंग देता हूँ, कुछ को तो मैंने टीसी दिया भी है, लोगों को पता है। तो ये अच्छी बातें लगता नहीं है। बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए स्कूल खोला हूँ, सस्पेंड करने और टीसी देने के लिए नहीं रखा हूँ। वह बच्चा भविष्य है। तो सीनियर सेक्शन में ज़्यादा, खास करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वह बच्चा बिगड़ेगा, इधर उधर जाएगा। मुझे याद है यहाँ के तत्कालीन डीएम थे आदरणीय कुमार रवि साहब। एक बार की बात है, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। कुछ रोड पे ऐसे ही हंगामा हुआ, बाइक लेके बच्चा लोग कुछ बदमाशी किया, पुलिस पकड़ी उसको। तो हम लोग बैठे थे, एसएसपी उस समय आदरणीय श्रीमती गरिमा मलिक मैडम थे। वो बोले कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल चलाते हैं, यह बताइए कि बच्चे के हाथ में जो 1.5 लाख का बाइक है और 75,000 का मोबाइल है आज, और वह बच्चा शरारत कर रहा है, तो पढ़ तो रहा नहीं है, कर तो रहा है शरारत। खर्च की आदत आज उसकी 2 लाख रुपया है, तो कल वो नौकरी तो मिलेगी नहीं उसे, अच्छा काम तो कर नहीं पाएगा, तो करेगा क्या, उसका भविष्य क्या है। तो उसी में एक आदमी वहां पे बैठे थे, मैं तो नहीं बोल पाया, बोले कि साइबर क्राइम करेगा, डिजिटल क्राइम करेगा, कुछ और करेगा। बात तो स्वाभाविक है। अगर गरीब घर का सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो मिड डे मील मिल रहा है, स्कूल में मध्याह्न भोजन मिल रहा है, पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, तो आगे चल के अगर 10,000 की नौकरी भी उसकी लगती है, 20,000 की भी नौकरी लगती है, वह जीवन जी लेगा। लेकिन जो हमारे आपके घर के बच्चे हैं जिनका अभी से ही खर्च 1,50,000, 40,000, 30,000 महीना है, तो आगे जाके तो उसका खर्च और बढ़ेगा। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आमदनी का स्रोत कहां से जनरेट कर पाएगा वो। तो बात तो सोचनीय है कि अगर बच्चे को अगर हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट भी ऐसा दे कि आगे चल के उस खर्च की वहन की करने की क्षमता वो खुद से जनरेट कर सके, पैदा कर सके। तो इसके लिए आप लोगों को चौकस रहना चाहिए। बहुत कुछ तो पेरेंट्स दुख तो तब होता है कि मेरे टीचर सीसीटीवी फुटेज देते हैं, डायरी में लिखते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। हमें हंसी आती है, तो मैं आपके बच्चे को परेशान क्यों करूंगा। मैं तो आपके बच्चे का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। अभी 2 साल 3 साल के बाद मेरे यहाँ से बच्चा निकल जाएगा, फिर वही बच्चा जब शरारत करेगा तब याद आएगा हमारी बात है कि मैं टोका टोकी करता था, तो आप बीच में आके बोला करते थे कि आप हमारे बच्चे के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो कृपया यह बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, हम लोग इस मुद्दे को फेस कर रहे हैं, इसलिए मेरे मन में जो दर्द था कि पेरेंट्स से मैंने शेयर किया, इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिए। बच्चे आपके हैं, भविष्य आपके हैं। हमारा इतना ही है कि हमारे यहाँ अगर बच्चे दिए हैं तो मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से उसका निर्वहन करें। मैं उसके गलती को इग्नोर करके सिर्फ आपका फीस ले, मैं तो बच्चों को डांटता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, क्यों फीस दिलवाते हो मेरे स्कूल में, ये तो प्राइवेट स्कूल है, फीस लगता है, मुफ्त का तो पढ़ाई है नहीं। तो तुम बदमाशी भी करते हो, पढ़ते भी नहीं हो, अब मुझे तो फीस भी मिल जा रहा है, मेरा तो नुकसान है नहीं, लेकिन तुम्हारा भी नुकसान है, तुम्हारे अभिभावक का भी नुकसान है, इस देश का भी नुकसान है। तो कृपया इस पर थोड़ा निगरानी रखें, अभी से ध्यान रखेंगे तो बच्चे का भविष्य बनेगा। बच्चे बिल्कुल क्ले की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे कुम्हार उसको गढ़ता है वैसे ही गढ़ने का चीज़ है। हम लोग गढ़ रहे हैं, उसमें अगर आपका सहयोग रहेगा तो बच्चा निश्चित बढ़िया बनेगा। तो हमारा सलाह था कि आप लोग इसको गंभीरता से लेंगे और इसको ध्यान रह गई। जो हमारे 10th के बच्चे आज गए हैं, आज फेयरवेल मैंने दिया है उनको, हमारे यहाँ 250 बच्चे अभी इस साल 9th में हैं और 200 कुछ बच्चे क्लास 10th में। तो कुछ दूर थे जो बच्चे यहाँ थे, उनको मैंने फेयरवेल दिया है। उन बच्चों को के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ और इस वर्ष प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने अपने मुकाम में, अपने ज़िंदगी में सफलता का परचम लहराएं, जिससे उनका खुद का भविष्य बेहतर होगा, उनके माता पिता का भविष्य बेहतर होगा, समाज, राज्य और राष्ट्र का भी निर्माण करना है। फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।